Guys, my name is Akash Yadav. I am from Delhi. I am pursuing my MSc in chemistry from IIT Mandi. Today I am going to deliver a lecture on colligative properties of solution. What are the colligative properties of solution? These properties are which only depends on the number of particle irrespective of their nature. मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, चाहे वो कोई से भी हों, चाहे वो ऑर्गेनिक हों, चाहे वो इनऑर्गेनिक हों, चाहे वो एसिड हों, चाहे वो बेस हों, चाहे वो सोल्ट हों, कोई से भी हों। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो कौन सी होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इनको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपका वर्ड जो कोलिगेटिव है वो वर्ड आया आपका लैटिन से, जिसका मतलब होता है बाउंड टुगेदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इनका फ़ायदा क्या है पढ़ने का, तो जैसे कि हम कुछ फिनोमिना देखते हैं, लाइक कोल्ड कंट्रीज़ में जो हम देखते हैं ना, रोड्स पे विंटर सीजन में रोड्स पे बर्फ़ जम जाती है, तो उनको मेल्ट कैसे किया जाता है, उन पे नमक डाल के, सॉल्ट डाल के। तो ऐसा क्या होता है उसमें, वो क्या करते हैं, सॉल्ट क्या करता है, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। तो इसी तरीके के कुछ हेल्पफुल फिनोमिना हैं जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं और इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं इनको पढ़ने से। ठीक है, तो हमारे पास मेनली 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से सबसे पहली आती है आपकी क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी आपकी आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली डेल्टा पी बाय पी नॉट से। डेल्टा पी हमारा हो जाता है चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट हो जाता है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। थर्ड हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है डेल्टा टीबी से। और फोर्थ हमारे पास आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है डेल्टा टीएफ से। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं जनरली, और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे हम इनको मेजर करते हैं, और इनके एडवांटेजेस ओवर अदर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो आज हम देखेंगे। तो इसमें से सबसे अच्छी जो मेरे को लगती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है आपकी क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे को अच्छा क्यों लगता है, पहला, ये कितना भी डाइल्यूट सोल्यूशन हो, हमारे सोल्यूट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कितनी भी कम हो, हम फिर भी उस सोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। जबकि ये जो बाकी की हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन पर हमारा क्या है, बहुत कम इनकी वैल्यू आती है, तो वो मेजरेबल नहीं हो पाती। दूसरा एडवांटेज ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या है ओवर दिस, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जबकि अगर हम बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके लिए या तो हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, या हमें कम करके रखना पड़ता है। तो इसलिए मेरे को ये ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम थोड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें एक फिनोमिना के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारा क्या होता है, ऑस्मोसिस।
ठीक है। तो ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हमारे पास जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है उसको भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ओस्मोसिस फिनोमिना हम समझते हैं एक कंटेनर को अज्यूम करके, सपोज में हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें दो कंपार्टमेंट है, एक हमारे प्योर सोलवेंट का, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है सॉल्यूशन का कंपार्टमेंट हो जाता है, और ये दोनों कंपार्टमेंट आपस में सेपरेट हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPM यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो हमारे कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है फ्लो करने का थ्रू इट। ठीक है, लाइक अगर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में से हम कह दें कि कोई इधर से उधर मूव कर रहा है, तो उसमें से सिर्फ कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो मूव कर पाएंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बाकी सारे पार्टिकल नहीं। तो जनरली जो हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है फ्लो करने का, और जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर देती है। तो अगर हम बात करें ओस्मोसिस क्या फिनोमिना कि जब कोई सोलवेंट या कोई लिक्विड हमारा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो सोलवेंट पार्टिकल होगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहाँ जाएगा? हमारे यहाँ से यहाँ कि यहाँ से यहाँ। अब हमें पता है ये प्योर सोलवेंट है, तो यहाँ पर सोलवेंट का अमाउंट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, 100% है, लेकिन सॉल्यूशन में उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो जो हमारे सोलवेंट पार्टिकल होंगे वो प्योर सोलवेंट के कंटेनर से हमारे कहाँ पर आएंगे, सॉल्यूशन के कंटेनर में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास क्या होती है, ओस्मोसिस होती है। तो ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर का क्या लेना देना है जी, क्या रिलेशन है? तो ये जो फ्लो है ना हमारे सोलवेंट पार्टिकल्स का यहां से यहां, उसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन साइड पर एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सिंपल सी अगर हम इसकी डेफिनेशन समझें क्या होगी, तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर अप्लाइड टू दी सॉल्यूशन साइड जस्ट टू स्टॉप दी ओस्मोसिस, यानी कि ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ओस्मोटिक प्रेशर कितना लगाना होगा कितना नहीं लगाना होगा, ये चीज हमारी डिपेंड करती है कि यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो ओस्मोटिक प्रेशर का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे अभी ओस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे और कितने टाइप के क्या होते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ओस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या है, जनरली 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है जिनमें हमारा ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है दोनों सॉल्यूशन के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है A और एक सॉल्यूशन है B। ठीक है, इन दोनों का अगर ओस्मोटिक प्रेशर हम मान लेते हैं, मान लो पाई A और इसके लिए पाई B, तो अगर इन दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B आपका क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है। दूसरा टाइप का हमारे पास सॉल्यूशन होता है कौन सा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो अगर मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसी दूसरे सॉल्यूशन से, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर सपोज करो हमारे पास सॉल्यूशन A का ऑस्मोटिक प्रेशर B से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा A सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और तीसरा क्या होता है हमारे पास, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, जिनकी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, दूसरों के मुकाबले में कम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास A, इस केस में A हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, और B क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटोनिक। और वहीं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है।
तो अगर हम ये बात करें कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो उसका हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो जिसमें पाई हमारा क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे C क्या होता है, C होती है हमारे पास क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और जो कि आपकी मोल पर लीटर में होती है, मोल पर लीटर, यानी कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मोलैरिटी। यहाँ पे R क्या होता है, R आपका गैस कांस्टेंट होता है, तो उसकी वैल्यू कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है वो आपका डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर की यूनिट पे, और सॉरी प्रेशर की यूनिट पे और आपके वॉल्यूम की यूनिट पे डिपेंड करता है कि हम R कौन सी यूनिट में या उसकी कौन सी वैल्यू लेते हैं। और टेम्परेचर T क्या है हमारे पास यहाँ पे, टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, अब हमें पता है ये एक प्रेशर है, तो इसकी प्रेशर्स की जो भी यूनिट होती हैं, जैसे बार, ATM, टॉर, ठीक है, तो वही हमारे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा, बाकी थैंक यू।